अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इसराइली अखबार का एक दावा और ख़बर आपके सामने रखनी है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी सिविल एजेंसीज़ ने यानी सिविलियन एजेंसीज़ हैं जिसमें वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA भी है और पुलिस भी है, जिसने मोबाइल फ़ोन से डेटा चुराने के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के दौर में ISI से मुतालिक ये कहा गया था कि जो ISI है यानी अस्करी तहकीकाती इदारा है, ये सिविलियन इदारा नहीं है बल्कि फ़ौजी तहकीकाती एजेंसी है, स्पाइंग एजेंसी है। इसने इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल की थी और खासा वावेला हो रहा था। जो पाकिस्तानी सिविलियन एजेंसीज़ हैं वो भी इससे पहले यानी तकरीबन 2012 से FIA भी और पुलिस भी इसराइली टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अब प्रोक्योर की गई है उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो लॉक्ड सेल फ़ोन है यानी आपका मोबाइल फ़ोन लॉक्ड है, हर तरह की सिक्योरिटी है, फिर भी उस लॉक्ड मोबाइल फ़ोन से आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ एक्सेस किए जा सकते हैं। इवन आपकी जो फ़ोन कॉल्स हैं उनका डेटा भी इससे निकाला जा सकता है, इवन इफ़ इट इज़ लॉक्ड। तो यानी ये जो UFED नामी टेक्नोलॉजी है, इसराइली टेक्नोलॉजी है जिसको UFED टेक्नोलॉजी कहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो स्पाईवेयर जो एजेंसीज़ हैं, उनकी जो स्पाइंग एजेंसीज़ हैं, वो उनको इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे भी अब इसराइली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के दौर में जब ये स्टोरी सामने आई थी और मकामी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लगाया था, तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि ये जो इसराइली कंपनी है ये बराह रास्त पाकिस्तान को ये स्पाइंग के आलात या प्रोडक्ट्स मुहैया नहीं कर रही, बल्कि बिलवास्ता ये प्रोडक्ट्स दी जाती हैं कि इस कंपनी का कुछ ज़ेली एक सबलेट है जो सिंगापुर के अंदर मौजूद है, और सिंगापुर के अंदर मौजूद ये सबलेट पाकिस्तान को ये अशिया फराहम करती है। और फिर जब टेंडर की तफसीलात आई थी तो फिर टेंडर की तफसीलात से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि बराह रास्त इसराइल से प्रोडक्ट्स नहीं आई हैं, बल्कि ये बिलवास्ता कोई इसराइली कंपनी है, लेकिन उसका जो ज़ेली सेक्शन है वो सिंगापुर के अंदर रजिस्टर है और वहाँ से ये अशिया प्रोक्योर की जा रही हैं। अब आप देखिए कि इसराइल और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। हाल ही में हमने एक स्टोरी सुनी कि जिसमें 5 पाकिस्तानी जिन्होंने इसराइल का सफ़र किया था उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर वहाँ से डिपोर्ट किया गया, उनको सज़ा मिली। फिर एक ख़बर और सामने आई कि एक डेलीगेशन है, पाकिस्तानी डेलीगेशन, जिसने इसराइल का दौरा किया है और उसके अंदर अहमद कुरैशी भी शामिल थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता थे। जब इसको एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि ये सहाफ़ी और वो डेलीगेशन जो पाकिस्तानी वफ़द था उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का सफ़र नहीं किया था, बल्कि ये अमेरिकन नेशनल्स थे या इनके पास सिटीज़नशिप थी या PR या परमानेंट रेजिडेंस परमिट इनके पास मौजूद था, और अमेरिकन रेजिडेंस के ऊपर यानी सिटीज़नशिप के ऊपर इन्होंने इसराइल का दौरा किया था, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद अहमद कुरैशी जो जर्नलिस्ट थे उनको पाकिस्तान टेलीविज़न की इस नौकरी से बेदखल किया गया था, बरतरफ किया गया था, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। यानी इसराइल और पाकिस्तान के माबैन जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनका ये आलम है। लेकिन इसराइल की तरफ से कोशिश की जाती है कि ये जो स्पाइंग डिप्लोमेसी है, ये जो साइबर डिप्लोमेसी जिसको कहा जाए, साइबर डिप्लोमेसी का सहारा लेकर तो मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो अपने बायलैटरल रिलेशनशिप्स को कायम करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE है, सऊदी अरेबिया है, इनके साथ भी जो साइबर डिप्लोमेसी है वो इसराइल उसके अंदर मशगूल है और उनको भी ये जो स्पाइंग के प्रोडक्ट्स हैं ये मुहैया किए जाते हैं। दुनिया भर के अंदर जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं ख़ास तौर पे स्पाइंग के लिए, वो दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं और इस टेक्नोलॉजी को, ये बेस्ट जो सेलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो दुनिया भर को मुहैया भी करते हैं। और इसकी बुनियादी वजह इनकी साइबर डिप्लोमेसी ही बताई जाती है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात इन बेसिस के ऊपर कायम करते हैं कि उनको ये टेक्नोलॉजी मुहैया करते हैं। अब ये जो इसराइली कंपनी है इसका नाम सेलेब्राइट बताया जा रहा है। सेलेब्राइट नामी जो कंपनी है ये कोई वहाँ की नेशनल कंपनी नहीं है, यानी ये वहाँ को पब्लिक सेक्टर इदारा नहीं है, बल्कि वहाँ की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ही वहाँ के एक वकील का हवाला ख़ास तौर पे इस स्टोरी के अंदर दिया गया है, जो अपना एनालिसिस देते हुए इस सेलेब्राइट नामी कंपनी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो दफ्तर खारजा है, क्योंकि उसकी गिरफ्त बड़ी कमज़ोर है, उन्होंने देखा नहीं कि ये कंपनी किस कंट्री को जो इक्विपमेंट है या प्रोडक्ट से मुहैया कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान को सेलेब्राइट के साथ जो माहिदा हुआ और सेलेब्राइट ने पाकिस्तान को ये जो
प्रोडक्ट्स मुहैया की हैं उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पाकिस्तान को क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आज़ादी इज़हार राय का ये आलम है कि वहाँ पर सहाफ़ियों को जबरी गुमशुदगियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ दहशतगर्द तंजीमों को स्पॉन्सर किया जाता है, वहाँ पर ख़ास तौर पे मजहबी जुनूनियत पाई जाती है। ये सब बातें इन ग्राउंड्स के ऊपर वो इस कंपनी को तनकीद का निशाना बना के अपने दफ्तर ख़ारजा की तवज्जो इस कंपनी की तरफ मबजूल करा रहे हैं कि आप इसको रेगुलेट करें। और फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ साइबर डिप्लोमेसी का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी पाकिस्तान और इसराइल के माबैन ये ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान में मकामी सतह पर इस्लामाबाद के अंदर जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ पर पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखाई देता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल और भारत के भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ हमें साइबर डिप्लोमेसी का फ़ायदा कोई नहीं होगा, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये प्रोडक्ट्स सेल नहीं करनी चाहिए। खैर ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। बीइंग पाकिस्तानी हम इसको किस तरह से देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तानी सिविलियन एजेंसीज इसराइली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, इससे पहले भी कर रही हैं। इवन जो ISI है उसके पास भी इनका जो सिस्टम है वो मौजूद है और इस सिस्टम का सहारा लेकर के किया जाता है। आपको याद होगा कि पीका एक्ट मंजूर हुआ और पीका एक्ट के मंजूर होने के बाद भी इस एक्ट को खासी तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये आज़ादी इजहार राय को सल्ब करने के मुतरादिफ है, कि इसमें आपने किसके मोबाइल फ़ोन तक, किसके डेटा तक रसाई हासिल करनी है। जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको किसी अदालती हुक्मनामे की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि अदालत को बताए बगैर, अदालत की परमिशन के बगैर भी कौन किसका मोबाइल फ़ोन उठाता है, उसको किस तरह से स्कैन किया जाता है, लॉक्ड ओपन किए जाते हैं, उसके डेटा तक एक्सेस हासिल की जाती है। यानी पूरे मोबाइल फ़ोन का, लॉक्ड मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक वो एजेंसीज़ बग़ैर किसी अदालती परमिशन के कर सकती हैं। इस पीका एक्ट को खासी तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये किसी की प्राइवेसी को जो है वो ब्रीच करने का मामला है, उसकी प्राइवेसी में इंटरवीन करने का, मुदाखलत करने का मामला है। तो इसलिए भी ये क्रिटिसिज्म तो हो रहा है कि इस तरह की जब आप प्रोडक्ट्स ख़रीद लेंगे और आप इतना इक्विप्ड कर देंगे एजेंसीज़ को, तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो सूरत हाल है आज़ादी इज़हार राय से रिलेटेड, वो हालात मज़ीद मखदूश हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की है, तो हम लोगों को तो उठा लेते हैं, लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, डेलीगेशंस को वहाँ पर जाने नहीं देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी हम उनसे ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है, इसमें तो ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि सेलेब्राइट नामी कंपनी ने बिल वास्ता नहीं बल्कि बिला वास्ता, यानी बराह रास्त पाकिस्तानी सिविलियन एजेंसीज़ को ये प्रोडक्ट्स फराहम करना शुरू कर रखे हैं। अच्छा, अगर हम इसकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर बात देखें, क्योंकि मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गवर्नमेंट का हवाला तो दिया कि उस वक्त ये हुआ और जब खबर सामने आई कि टेंडर हो रहा है तो PTI गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन ये मामला नया नहीं है। मैंने बताया कि 2012 से ही जो पाकिस्तानी सिविलियन एजेंसीज़ हैं वो ये काम कर रही हैं, और उससे पहले जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो कई डेकेड से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी ये मामला आया था जब उनकी हुकूमत थी 2013 के अंदर, और फिर उनकी हुकूमत की कॉन्टिन्यूएशन में जब नवाज़ हुकूमत आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 के अंदर, खैर 2013 से पहले आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, 2013 में मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इसी कंपनी के साथ ताल्लुक़ को जारी रखा और पेशावर पुलिस ने इनसे इक्विपमेंट ख़रीदे थे। वो टेंडर था जिसको इन्होंने पास किया और इन्होंने ये सामान प्रोक्योर कर लिया। उसके बाद 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट आई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस हुकूमत में भी हमारी सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इसराइल की ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू की। यानी फ़ी ज़माना हर गवर्नमेंट के अंदर ये काम होता रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इस तरह की जो स्पाइंग प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करती रही हैं। अगर हम दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को देखें, तो मुशर्रफ गवर्नमेंट के अंदर भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी, और उनके जो इसराइली हम मनसब है उनसे भी मुलाकात हुई थी, जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी, तनकीद का निशाना भी बनाया गया इस मुलाकात को। और फिर मुशर्रफ साहब ही नहीं बल्कि उनके बाद आने वाले भी जो लोग हैं उन्होंने भी इस बेसिस के ऊपर कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का खासा दबाव था, क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर आपको याद होगा जब 9/11 हुआ है और फिर मुशर्रफ साहब ने जो फ़ौजी अड्डे हैं वो अमेरिका को दिए, तो अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फिर कैरी लूगर बिल भी आ गया और बहुत सारे डॉलर्स हमें आ रहे थे, तो इसी प्रेशर में, इसी रॉ में बहते हुए मुशर्रफ साहब पर ये प्रेशर था कि इसराइल के साथ भी ताल्लुकात के लिए हाथ बढ़ाया जाए, और ये हाथ बढ़ाया गया। ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं हो सका, लेकिन कोशिश हुई।
اس کے بعد بھی امریکن تسلط میں اور پھر خاص طور پہ سعودی عربیہ اور گلف کے بھی پریشر کے اندر جب وہ اسرائیل سے مل رہے تھے اور ابراہیمی معاہدے ہو رہے تھے، ابراہیم اکارڈ ہو رہے تھے، جیریڈ کشنر جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد گلف کنٹریز کے اندر، خلیجی ممالک میں، اور وہاں جا کر یہ اگریمنٹس کرا رہا تھا، تو وہاں سے بھی ہمارے اوپر پریشر تو آ رہا تھا اور فی زمانہ یہ پریشر آتا رہا ہے۔ باجوہ دور کے اندر بھی یہ اسٹیبلش ہو چکا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی تھی، عمران خان گورنمنٹ کے اندر بھی یہ ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک ہمارا جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسلام آباد کے اور اسرائیل کے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب اس طرح کی پروڈکٹس خریدی جاتی ہیں تو پھر خبروں کی زینت بنتی ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ معاملہ صرف یہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ غزہ کی پٹی پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یعنی وہی اسرائیل ہے جہاں دہشت گردی بھی ہے، جہاں پر آزادی اظہار رائے کی صورتحال بھی مخدوش ہے، جہاں پر لوگوں کو اٹھایا نہیں جاتا بلکہ لوگوں کو دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے سنس پاکستان بننے کے بعد سے اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی سٹیٹمنٹ سے، ہمارا صرف سٹانس پرنسپل پوزیشن یہی ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم نہیں کیا جاتا ہے اور اسرائیلی جو غاصبانہ ریاست ہے، اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، تو اس کو ریاست بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو فلسطینیوں کو جب تک ان کے حقوق فراہم نہیں کیے جاتے، ہم کسی بھی ایسی اسٹیٹ کو جو انلیگل اسٹیٹ ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کا جو حل ہے وہ دو ریاستی قیام کے اندر ہی مضمر ہے کہ دو ریاستیں علیحدہ علیحدہ قائم ہو جانی چاہیے۔ تو یہ دو ریاستی حل جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن سائیڈ بائی سائیڈ جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور یہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے اور کٹ کے ہم بارڈر لیس جو تعلقات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، فری بارڈرز کی بات ہو رہی ہے اس گلوبلائزیشن کے اندر، تو ہم کٹ کے بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے جلد از جلد ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور اوور آل کسی ایسے حل کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے یہ معاملہ حل ہو، اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، لوگوں کو اکوپ کیا جائے، اور جب ہم یہ پروڈکٹس خرید رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو چلانا تو ہمارے اپنے لوگوں نے ہوتا ہے۔ ایز فار ایز دس کمپنی از کنسرن تو بتایا ہی گیا ہے کہ ان کے لوگوں کو بھی ٹریننگ دی گئی ہے اسرائیلی کمپنیز کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے اگر ایسا ہونا ہی ہے، کرنا ہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر کھل کے کرنا چاہیے، پھر ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے، امپورٹ اور ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے، لیکن اس وقت تک کہ جب تک ہم یہ دو ریاستی جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر لیا جاتا، جب تک یہ دو ریاستیں قائم ہو نہیں جاتی ہیں۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔